Hello students, today we are doing science chapter number 16, light. So in this chapter what we'll see is how we see, that we'll study how light plays an important role in our life. So we know the world around us by our sense organs, and we see all the things around us because of light. If there is no light, we won't be able to see the things. So light make us view the things. So light, our eyes is a sense organ through which we can see the things, but without light our eye cannot work, so the functioning of eye, that all we'll study in this chapter. Now 16.1, what makes things visible. सो इफ़ कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो हमारे आजू बाजू में है, इवन लाइट भी है, लेकिन हमें दिखता है, वो दिखने की प्रोसेस होती है जब लाइट आके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो उससे टकरा के हमें हमारे आँखों में आती है. दैट इज़ हाउ थिंग्स आर विजिबल टू अस. ठीक है, यानी अगर एक लाइट है, सपोज मिरर पे लाइट आई, उस पर पड़ी और मिरर के उसके सामने जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जो इमेज बन रही है, वो हमारे आँखों को दिखाई दी. या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है तो फॉर दैट केस उस पर लाइट. और दूसरे थिंग, यस, ये तो हुआ जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आती है और वो हमें दिखाई देता है. द सेकेंड थिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एमिट लाइट, जो खुद का लाइट एमिट करता है तो वो हमें दिखाई देता है. जैसे ट्यूबलाइट है, कैंडल है, ये खुद अपने लाइट एमिट करते हैं, इसलिए वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. या दूसरी चीज़ें हैं, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए हमें वो लाइट दिखाई देती है. सो नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज लाइट का, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आती है और वो टकरा के दूसरे डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, तो बेंड नहीं, दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन. उसका द करेक्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट होना. सो द रिफ्लेक्शन इज कि जब लाइट का टकरा के इंसिडेंट रे, यानी द रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू दैट ऑब्जेक्ट, और द रिफ्लेक्टेड रे जो उससे टकरा कर वापस जा रही है, इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ एक्टिविटी 16.1, इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अ कोम. ठीक है, फिगर में आपको, फिगर 16.1 में यू कैन क्लियरली सी देयर इज़ अ कोम. कोम को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है और बीच का एक स्लिट ओपन कर दिया है जहाँ से हम लाइट को पास करवा सकेंगे. और ब्लैक पेपर क्या करता है, सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो एक्स्ट्रा लाइट है वो नहीं जाता है. सो अ बीम ऑफ लाइट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय दिस मेथड. सो फाइनली हमने कोम को कर लिया है रेडी. दूसरे साइड पे हम रख रहे हैं एक मिरर. मिरर को हमें स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, तो मिरर को हमने अटैच किया हुआ एक वुडन ब्लॉक पे, जिससे वुडन ब्लॉक पे मिरर को फिक्स किया हुआ है, जिससे मिरर स्टैंडिंग पोजीशन में है. ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में है. नाउ कोम के अदर साइड में क्या रखा हुआ है, टॉर्च रखा है. टॉर्च जब हम ऑन करते हैं तो उसकी लाइट का सिर्फ जो स्लिट है उससे ही लाइट सिर्फ ट्रैवल करती है और मिरर तक पहुंचती है. हमें इस तरह से उसको एडजस्ट करना है कि वो लाइट मिरर पे जाके टकराए, है ना. तो बीम ऑफ लाइट हम देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग एट अ पॉइंट जहाँ पे वो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, जहाँ पे मिरर पे वो पड़ रही है, और वहीं से एक दूसरी लाइट हमें वापस आते हुए दिख रही है. सो जो वापस आती हुई लाइट है, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं. और ये पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन. सो द इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यानी जो लाइट कोई भी आके किसी सरफेस पर टकराती है, दैट इज़ द इंसिडेंट रे. एंड द लाइट विच कम्स बैक फ्रॉम दैट सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. यानी जो टकरा के वापस लाइट आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. सो द रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडलाइजेशन. मतलब रे ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं होता है, ये एक आइडियल कंडीशन है. इसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं. व्हाट वी कैन से, इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट, जो कि बहुत सारी रेज से, सेवरल रेज से बनी हुई होती है. द नैरो बीम ऑफ लाइट. सो जो अभी हमने लास्ट
पेज पे एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट किया कोम से, उसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो जो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्लेन मिरर, इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं और इसको ऐसे ऐसे पेंटेड सरफेस शो किया जाता है। दिस इज़ द पेंटेड पार्ट ऑफ द मिरर, और जो सामने वाला पार्ट है दिस इज़ द ल्यूमिनस पार्ट। उसके बाद यहाँ पे ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो लाइट रे इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ये आई लाइट रे, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट रे आके यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं, तो 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर, यहाँ से हमने बना लिया 90 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे ये एक रे जो वापस जा रही है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करने पे हमें क्या पता चलता है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करते टाइम शायद थोड़े बहुत चेंज हो सके, यानी अगर आपने 30 डिग्री लिया है तो हो सकता है 32 या 33 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो, बट आइडियली द एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So it has seen that the angle of incident is always equal to angle of reflection, and this is one of the law of reflection. अब यही चीज़ जो हमने मिरर का एक्सपेरिमेंट किया था, यही मिरर का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं टेकिंग डिफरेंट एंगल्स। यानी अगर हमने यहाँ पे 30 डिग्री, पहले केस में अगर हमने यहाँ पे ले लिया है सपोज 30 डिग्री, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ पे 30 डिग्रीज़ का एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 30 में भी 32 का बने, या हो सकता है उससे कम का बने, 29 का ही एंगल बने। तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल रहेगा। वैसे अगर हमने दूसरा एंगल लिया 40 डिग्री का, तो यहाँ पे हो सकता है 42 डिग्रीज़ का हमें एंगल मिले, या तो 38 डिग्रीज़ का एंगल मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस तरह से हमें अलग अलग एंगल से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है, और ये हमेशा इक्वल रहेंगे, और दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड लॉ? द सेकेंड लॉ सेज कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें मतलब ये वाली तीनों चीज़ें, इसमें कौन सी तीन चीज़ आती है? इसमें फर्स्ट चीज़ आती है इंसिडेंट रे, सेकेंड आती है नॉर्मल, और थर्ड आता है रिफ्लेक्टेड रे. ये तीनों एक ही पॉइंट पे बनते हैं और एक ही प्लेन पे बनते हैं. प्लेन यानी ये वाला सरफेस, एक ही सरफेस पे बनेंगे. ऑफ कोर्स जहाँ पे लाइन आएगी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी और वहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो ये चीज़ एक ही प्लेन, ये वाला जो फॉर्मेशन ऑफ ये होगा दोनों एंगल का और नॉर्मल का, ये एक ही सरफेस पे होगा. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ पहेली एंड पूछो वो बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे कैसे होती हैं. तो इमेज क्या हमेशा सीधी ही बनती है क्या? अपसाइड डाउन भी होती है, यानी उल्टी इमेज भी बन जाती है. वॉज इट इज़ ऑफ सेम साइज़, हमेशा सेम साइज़ की, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसी साइज़ की इमेज बनती है. तो दे आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, क्या क्या बन सकती हैं, है ना. तो विल सी कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इन द प्लेन मिरर. ये देखो, सी दिस इज़ द, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ओ इज़ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आके यहाँ पे इसकी सरफेस पे इंसिडेंट रे बना रहा है और ये लगता है यहाँ पे इसकी इमेज है. सो जब हम देखते हैं तो लगता है रेज यहाँ से आ रही है, ना कि यहाँ से. सो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस.
यानी हमें ऐसा लगता है मिरर के अंदर वो चीज़ है। अगर हम मिरर में कोई चीज़ देखें और पीछे की चीज़ का किसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये चीज़ ऐसी लगती है जैसे वो मिरर के पीछे है, मिरर के बैक साइड पे है। सो अनदर थिंग वी ऑब्जर्व इज़ द लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है आप लोग को बताती हूँ। लैटरल इन्वर्जन यानी जब आप मिरर में कोई चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ लेफ़्ट का राइट साइड दिखाई देता है और राइट साइड का लेफ़्ट साइड दिखाई देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास for example when you write, wait I'm making some arrangements here, चलो let it be। so जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं है ना, तो वो चीज़ अगर उल्टी दिखाई देती है, जैसे अगर हम मिरर में अगर हमने लिखा है when we are writing A है ना, सो हमको मिरर में अगर ये बीच में मिरर रखा हुआ, मिरर के सामने ये पेपर रखेंगे हम, तो वो चीज़ हमको A ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लिखेंगे B देन हाउ इट विल वी कैन सी इन द मिरर, ऐसा मिरर में दिखाई देगा। C लिखेंगे तो ये C इस तरह से दिखाई देगा। D लिखेंगे तो D ऐसे उल्टा दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। ओके, अभी और भी अल्फ़ाबेट्स आप लोग को ट्राई करना है, आप लोग को खुद ट्राई करेंगे बाकी अल्फ़ाबेट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल M है, M में लैटरल इन्वर्जन होगा नहीं होगा, इट विल वैसा का वैसा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा। V में भी लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें P, यस इसमें हमें लैटरल इन्वर्जन दिखाई देगा, है ना। और सिमिलरली E, इसमें भी हमें लैटरल इन्वर्जन दिखाई देगा। सो दीज आर द अल्फ़ाबेट्स इन विच लैटरल इन्वर्जन कैन बी सीन एंड अदर अल्फ़ाबेट्स इन विच लैटरल इन्वर्जन कैन नॉट बी सीन। जब आप एक पेपर पे अल्फ़ाबेट्स लिखोगे, वन बाय वन करके लिखना, बड़ा लिखना और उसको मिरर के सामने देखना, तो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन इज़ कि जब लाइट एक स्मूथ सरफेस पे आ रही है और सीधी रेज आ रही हैं और सीधे ही वापस चली जा रही हैं, इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड अगर कोई रफ सरफेस है जैसे कार्डबोर्ड है या कोई भी अनइवन सरफेस है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लाइट आ तो रही है स्ट्रेट सीधी ही आएंगी पैरेलल रेज, लेकिन जब वो वापस जाती हैं तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इर्रेगुलर फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होंगी। इसलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड नाउ ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट की वजह से, जब लाइट उसके ऊपर आता है और वो शाइन करते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मून को आपको एग्जांपल पता है, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, ये सन की लाइट जो उसके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से ये ब्राइट दिखाई देता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब जैसे मिरर का भी यही होता है, मिरर के पास खुद का लाइट नहीं है, लेकिन अगर उसके कोई लाइट आके अदर सोर्स से कोई लाइट आ रही है तो ये शाइन करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज़ द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनके पास खुद का लाइट है आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कैंडल, सन, इलेक्ट्रिक लैम्प, फायर, फ्लेम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन मतलब यानी एक बार लाइट आके वापस टकरा के चली गई है, क्या ये फिर से टकरा के वापस जा सकती है, वापस उस चीज़ का रिफ्लेक्टेड लाइट का रिफ्लेक्शन होता है? तो यस, ये होता है। ये कैसे होता है, जैसे आपने हमेशा कटिंग के टाइम पे देखा होगा, आफ्टर योर कटिंग इज़ डन आपका वो बार्बर आपको बैक साइड ऑफ योर हेयर दिखाता है एक दूसरे मिरर में। तो पहले बार तो रिफ्लेक्शन हो चुका है। फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन कैसा हुआ था कि लाइट आ रही है, लाइट आती है, आपसे टकराती है, मिरर पे जाती है, वापस आती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये लाइट गई इस मिरर पे
वापस यहाँ पर टकराई और फिर आपको दिखाई दी। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लाइट और भी बार रिफ्लेक्ट होती है और इससे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। यानी एक तो आपकी इमेज दिख ही रही है, प्लस आपको बैक साइड ऑफ योर इमेज भी दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। आपने जब मल्टीपल मिरर यूज़ करोगे तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी। सिंगल मिरर से मल्टीपल इमेज फॉर्म नहीं होती। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मिरर्स यूज़ कर रहे हो देन यू कैन सी मल्टीपल इमेजेस। वैसे ही दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इमेजेस। देखो ये 2 मिरर्स लिए हैं, इनको एक दूसरे के साइड में रखा हुआ है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है और बीच में एक कॉइन रख दिया है। सो यू कैन सी मल्टीपल इमेजेस इन दिस। एक तो कॉइन है और 3 उसके इमेजेस दिखाई दे रही हैं। 2 मिरर हैं, 3 इमेजेस दिखाई दे रही है 90 डिग्री के एंगल पे। So this is the formation of multiple images. Likewise, we'll do here is kaleidoscope. कैलेडोस्कोप कहाँ यूज़ होता है? कैलेडोस्कोप इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है या इस तरह का एक टॉय होता है जिसमें 3 मिरर्स लिए जाते हैं और उसको प्रिज्म के फॉर्म में अटैच किया जाता है। उसका देखो लेंथ और विड्थ भी दिया हुआ है कि अगर आपको एक खुद भी बनाना है तो आप एक ट्राई कर सकते हो। छोटा सा लेके 15 सेंटीमीटर की लेंथ और 44 सेंटीमीटर का विड्थ लेके आप सेम साइज़ के ये वो ले लो पीसेस ऑफ मिरर और उसको प्रिज्म के फॉर्म में अटैच कर दो। देन यू नीड टू प्लेस इट इनसाइड अ सर्कुलर सर्कुलर एक कार्डबोर्ड का शीट होगा, उसको सर्कुलर फॉर्म में बनाओ और उसके अंदर ये प्लेस कर दो और थोड़ा बड़ा रखो। बड़ा रखने से क्या होगा, एक साइड आप लगा सकते हो व्यूइंग एक शीट और दूसरे साइड आप इसको कवर करना है पहले एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से। उसके बाद आप उसमें बीड्स डाल दो, ब्रोकन बैंगल्स के पीसेस कलरफुल डाल दो। इसमें कुछ भी कलरफुल चीज़ें आप ऐसे डाल सकते हो। छोटे छोटे पीसेस, कोई भी कलरफुल छोटे छोटे पीसेस हो, जैसे बीड्स हैं, बटन्स हैं, बैंगल्स के टूटे हुए पीसेस, लेकिन अलग अलग कलर का लोगे तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस जो होगा फाइनली वो बहुत कलरफुल होगा एंड इट विल बी ब्यूटीफुल। इसलिए हम डिफरेंट कलर्स इज़ एडवाइजेबल। और इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि एक बार जो इमेज फॉर्म होती है वो दोबारा इमेज कभी फॉर्म नहीं होगी। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कैलेडोस्कोप। अब ये कैलेडोस्कोप यूज़ होता है फॉर द, उन लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइनर्स जिनको वॉलपेपर का डिज़ाइन करना है, फैब्रिक का डिज़ाइन करना है, आर्टिस्ट हैं, वो ये चीज़ यूज़ करते हैं टू ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न्स एंड टू गेट न्यू आइडियाज़ टू ड्रॉ द पैटर्न्स। सी दिस इज़ वन मोर एक्सपेरिमेंट इन विच वॉट दे हैव डन। एक छोटी सी कटोरी ली है, उसमें पानी भर दिया है और उसमें एक रखा है मिरर। ओके, अब इससे सनलाइट आ रही है, सनलाइट का एक वाइट पेपर की शीट यहाँ पे होल्ड की है, ठीक है। लाइट इफ द वॉल इज नॉट फिक्स्ड। सो यहाँ पे वाइट पेपर पे देख रहे हैं इमेज कैसे फॉर्म हो रही है एंड इस तरह से इसको अरेंज किया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो जाके इस पेपर पे पड़े। सो इस तरह से करने पे हमें रिफ्लेक्शन जो दिखाई देता है ये कलरफुल लाइट्स का दिखाई देता है। कलरफुल लाइट शोज दैट द वाइट लाइट इज़ नॉट अ सिंगल लाइट, इट इज़ अ spectrum of different colors, and the splitting of light, white light into different colors is called dispersion. And rainbow is the natural phenomena। चलो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको नहीं भी करते बने या नहीं भी आपको दिखाई दे तो भी आप रेनबो तो आप लोगों ने सभी ने देखा है। सो रेनबो क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिससे वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है इनटू स्पेक्ट्रम showing 7 colors. Now we'll start in eye.
अब हमारा आई का स्ट्रक्चर कैसा है? अब हमारी आई अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है लेकिन बाहर एक हार्ड सॉकेट में है। क्यों? टू प्रोवाइड कि कहीं इंजरी ना हो, कहीं टकरा के हमें चोट न लगे, हमारे आई को डैमेज ना हो, इसलिए इट इज़ इंसर्टेड इनसाइड अ हार्ड सॉकेट। और आई कैसा है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड आउटर कोट ऑफ आई इज़ वाइट। दिस आउटर कोट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो वाइट पार्ट होता है इसमें एक सामने का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, दैट द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया। बिहाइंड दिस कॉर्निया वी फाइंड डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब जो आपकी काला काला दिखाई देता है ना आपकी आँखों, आपका स्ट्रक्चर गोल बड़ा वाला, जो पुतली तो नहीं, छोटी होती है, बट द स्ट्रक्चर ऑफ आई इज़ द, ये जो गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ द आइरिस। ठीक है, ये आइरिस के अंदर ही होता है प्यूपल, छोटा वाला पार्ट होता है, दैट इज़ द प्यूपल। एंड द कलर ऑफ दिस आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ आई, कि आपकी आँख का कलर क्या है वो ही आपके आइरिस का कलर, आइरिस का जो कलर है वो ही आपके आँख का कलर होता है। हम कहते हैं ना इसकी आँख ग्रीन है, इसकी आँखें ब्लू हैं, या इसकी ब्राउन है, इसकी ब्लैक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कलर ऑफ आइरिस। और इस आइरिस में एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के पीछे होता है लेंस। अब ये ओपनिंग होती है जिससे हमारा अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर हो रहा है वो कंट्रोल करता है आइरिस। और ये ओपनिंग कम और ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो ये लाइट और ये हमारे आइरिस श्रिंक हो जाता है, और जो बीच वाला पार्ट है ओपनिंग छोटी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे डिम लाइट है तब ये थोड़ा सा फैल जाता है और हमारा जो प्यूपल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सो दैट वी कैन सी। जब कम लाइट है तो हमें वो बड़ा हो जाता है ताकि हमें दिखाई दे हमारे आजू बाजू की चीज़ें। नाउ द लेंस कैसा है? लेंस हमारा जो आँख का है, ये आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस होता है। किस टाइप का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बीच में थिक होता है और दोनों साइड्स में ऊपर नीचे थिन होता है। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके फ्रेंड की आँख देखना है, और अगर ब्राइट लाइट में है, टॉर्च के सामने है अगर आँख, तो कैसे वो श्रिंक होती है, और अगर टॉर्च हटा दिया जाता है उस टाइम वो कैसे फैल जाता है प्यूपल। सो दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इन दिस। उसके बाद आता है रेटिना। तो रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ आपकी जो भी आप देखते हो लेंस से पास होती है लाइट, उसके बाद जो इमेज फॉर्म होती है वो इस रेटिना पे होती है। अब रेटिना में क्या होता है? रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। यहाँ पे रॉड्स और कोन्स होते हैं। तो रॉड्स क्या करते हैं? ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव करते हैं और ये कलर को हमें बताते हैं, सेंस कलर को करते हैं। और रॉड्स होते हैं ये डिम लाइट के टाइम काम करते हैं। तो रॉड्स और कोन्स की वजह से रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स के, जिसकी वजह से हमें चीज़ों का कलर, चीज़ों का डिम लाइट में भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। नाउ देयर इज़ अ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये ब्रेन से कनेक्ट करती, यानी आपने देख तो ली, इमेज भी बन गई, लेकिन ब्रेन में हमें पता तो चलना चाहिए कि हाँ ये क्या चीज़ है ना। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि हमारी बुक है तो हमें बुक तो दिख गई, लेकिन हमारी बुक है, ये चीज़ रजिस्टर होने के लिए कि ये मेरी बुक है, तो ये चीज़ रजिस्टर हमारा ब्रेन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और हमें बताएगा कि हाँ बुक है, हमें बैग में रखनी है, या बुक है हमें निकालनी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है वहाँ पे कोन्स भी नहीं होते हैं और वहाँ पे रॉड्स भी नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। रॉड्स एंड कोन्स से तो इमेज फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे ना रॉड्स हैं ना कोन्स हैं। तो ये जो पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। सिर्फ एक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे अगर लाइट पड़ती भी है तो भी हमें कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। Now impression of an image does not vanish immediately from the retina। यानी हमने देखा और वो तुरंत अगर हमने दूसरा काम करने लगे तो ये नहीं कि हम वो भूल गए कि वो क्या चीज़ थी। ये
हमारे रेटिना में थोड़ी देर ये इमेज बनी रहती है कि हमने ये चीज़ देखी, और हमारे ब्रेन में वो, हमारे आँखों में भी, रेटिना में वो इमेज बनी रहती है। कितने टाइम तक बनी रहती है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक। तब तक हमारी इमेज वो वैसी की वैसी हमारे उसमें रहती है, रेटिना पे। इफ़ स्टिल इमेज इज मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आई at the rate faster than 16 per second, then the eye perceives an object as moving. अब ये 16 पर सेकेंड से ज़्यादा अगर है इमेज, हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाई जा रही हैं एक के बाद एक कंटिन्यूसली, और ये 16 पर मिनट से ज़्यादा है, पर सेकेंड से 16 पर सेकेंड से ज़्यादा इमेज हमको दिखाई जा रही हैं, तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग है, क्योंकि एक के बाद एक हटाएंगे तो दूसरी इमेज दिखेगी, फिर दूसरी इमेज दिखेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे 1 सेकेंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस देखते हैं। तो वो हमें समझ में आती है कि ये मूविंग चीज़ है ना। तो दिस इज़ द मूविंग ऑब्जेक्ट हमें समझ में आता है। और the movies that we see are actually number of separate pictures in proper sequence। जो हम ऐसे मूवीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ हम मूविंग देखते हैं ना, वीडियोज़ देखते हैं, तो ये एक्चुअली एक एक इमेज को लिया जाता है, वो बहुत सारे इमेज एक साथ दिखाई जाती हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, है ना। अगर 24 पिक्चर्स यानी एक फास्ट स्पीड, जो हम नॉर्मल देखते हैं ना, हम स्लो मोशन में देखते हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं, स्लो मोशन में यानी 24 से कम, लेकिन 16 से ज़्यादा, तो ये स्लो मोशन में रहेगी। 24 यानी प्रॉपर आपको वीडियो दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो हमें 24 से थोड़ा ज़्यादा करते जा रहे हैं, 25, 26, 27 करने का बहुत फास्ट कर देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो यानी हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये एक मूविंग पिक्चर का कितनी इमेजेस हम ले सकते हैं वो है। सो इट इज़ फ्रॉम 24 कि हमें एक वीडियो दिखाई देगा, नॉर्मल स्पीड का वीडियो हमें 24 पिक्चर्स पर सेकेंड में हमको दिखाई देता है। लाइकवाइज ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया है, 2 कार्ड्स लिए हैं, एक साइड पे सिंपल सिर्फ केव बनाया हुआ है, अदर साइड पे एक बर्ड का पिक्चर है। जब हम दोनों को एक साथ चिपका देते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो बर्ड इनसाइड द केज है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 16 पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा स्पीड होती है देन वी कैन से कि ये बर्ड, हमें ऐसा लगता है बर्ड इनसाइड द केव है। नाउ हमारे आईज, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ आई। आईलिड्स ऑल्सो शट, जब ज़्यादा तेज़ लाइट होती है तो हम पलक चिपका लेते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। दिस इज़ द, नेचर ने हमारे आई को इतना अच्छा बनाया हुआ है कि हम एक्स्ट्रा लाइट को एंटर करने से स्टॉप कर सकते हैं। नाउ 25 सेंटीमीटर का हमारा नॉर्मल विजन होता है, यानी अगर हम कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पे बुक है आपकी, जब आप 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ रहे हो, सो दैट इज़ द करेक्ट डिस्टेंस, है ना। इफ़ सम पर्सन सी द ऑब्जेक्ट क्लोज, या ज़्यादा पास ला रहे दूर कर रहे हो, तो दैट इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसको करेक्टिव लेंस, डॉक्टर के पास जाके लेंस से चश्मा लगता है जिससे आपका करेक्ट किया जाता है विजन। तो जो एकदम पास करके देखने लगते हैं लोग या थोड़ा दूर करके देखते तब उनको दिखाई देता है, तो ये विजन जो है करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग अनदर लेंस। अनदर लेंस है ना, जब आपको चश्मा लगता है तब आप उसको फिर प्रॉपर आप उसको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख के देख सकते हो। और ओल्ड एज में क्या हो जाता है, जो लेंस है हमारा वो फॉगी हो जाता है, यानी उस पर ऐसे वो खराब डिम होने लगता है, उससे हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट हो गया है। उसको हम दूसरा लेंस लगा देते हैं, वो लेंस रिमूव करके, और इस तरह से ऑपरेशन से आपकी आँख करेक्ट कर दी जाती है। नाउ केयर ऑफ़ द आइज़, आँख की केयर कैसे करनी चाहिए कि अगर आपको चश्मा लगा है तो करेक्ट टाइप का डॉक्टर को दिखा के चश्मा लगवाना चाहिए, अपने मन से नहीं लगा लेना चाहिए। एंड टू लिटिल और टू मच ऑफ लाइट हमारे आँखों के लिए ख़राब है। इनसफिशेंट लाइट आँखों में हमारे स्ट्रेन लगाते हैं, अंधेरे में मत पढ़ो, लाइट लगा के पढ़ो, या बहुत तेज़ लाइट में भी मत पढ़ो, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन का तेज़ लाइट भी हमारे आँखों को डैमेज करता है। सनलाइट भी बहुत पावरफुल लाइट है, बहुत तेज़ सनलाइट में भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए।
ऐसी ये एनिमल्स का दिया हुआ है कि सारे एनिमल्स की क्रैब की बहुत छोटी आँख होती है, लेकिन उसको चारों ऐसे इस तरह से पोजीशन रहती है कि उसको चारों तरफ का दिखाई दे। वैसे ही बटरफ्लाइज की बड़ी आँख रहती है और उसमें बहुत सारे छोटी छोटी आइज लेंसेज होते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने चारों तरफ का अच्छे से देख सकती है। अब जो नाइट बर्ड है आउल, तो उसकी आँखें बहुत बड़ी होती हैं। On the other hand, day birds like kite can see during day but not in the night. अब उनकी आंखें ऐसी होती हैं कि उनको तो नहीं दिखाई देता है रात में। आउल की बड़ी आंख होती है, लार्ज प्यूपल होता है, लार्ज कॉर्निया होता है, जिससे ज़्यादा लाइट उनकी आंखों में आ सके। रात में घूम रहे हैं वो, उनको ज़्यादा बड़ी चाहिए आंखें। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। ठीक है, अब आउल की आंखों में कैसा होता है, नाइट बर्ड की आंखों में कैसा होता है, बहुत सारे रॉड्स होते हैं और कोन्स कम होते हैं। और डे बर्ड्स की आंखों में लार्ज नंबर ऑफ कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ आई स्ट्रक्चर होता है और आई के अंदर का कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। तो नेवर रब योर आइज़। अगर आपकी आँख में कुछ चला गया, सन में डायरेक्टली नहीं बैठना चाहिए, आँखों को सनलाइट नहीं आनी चाहिए, और कभी अपने आँखों को रब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आँख में कुछ कचरा भी चला गया है तो आप उसको वॉश कर लो पानी से, उसको ऐसे आँखों को रब नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को दिखा के आओ। हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रख के आपको कोई चीज़ रीड करनी चाहिए। बहुत पास भी नहीं रखना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं रखना चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे आपकी आंखों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। आपकी बॉडी को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेने चाहिए। अब आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन ए होता है रॉ कैरेट्स में, ब्रोकोली में, ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे स्पिनच हुआ, कॉड लिवर ऑयल में होता है रिच इन विटामिन ए, और एग्स में होता है मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। सो ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अब कुछ लोग रहते हैं जो जिनको बचपन से दिखाई नहीं देता, या बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता, आँख में इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता है ना। तो उनके लिए क्या कैसे फिर उनकी लाइफ का कैसे वो करते हैं, तो हमारे पास ब्रेल एक डेवलप किया गया है। ब्रेल लैंग्वेज होती है जो एक पेपर पे डॉट डॉट्स रहते हैं, और वो भी डॉट डॉट्स आपको टच करने से फील हो सकते हैं। इस तरह से वो रहते हैं, थोड़े ऊपर उठे रहते हैं पैटर्न्स, जिससे आप उनको टच करके एम्बॉस्ड रहते हैं, जिससे आप उसको टच करके फील कर सकते हो कि कितने डॉट्स हैं। और वो डॉट्स रीड करके जिसको दिखाई नहीं देता वो पढ़ सकता है, वो भी पढ़ाई कर सकता है और अपने आप को एजुकेट कर सकता है। और ये लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था, जो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। और उसके बाद ये अलग अलग लैंग्वेजेस में इस सिस्टम को, ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया गया, जिससे सभी लैंग्वेजेस के, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में भी, और इन मैनी अदर लैंग्वेजेस इट इज़ डेवलप्ड टू हेल्प द ब्लाइंड पीपल। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको कैरेक्टर को आपको, जैसे हमें अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन ब्रेल में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, जिनको पढ़ के, जिनको टच करके हम ब्रेल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं विजुअली इम्पेयर्ड लोग कुछ नहीं कर सकते, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने भी अपना पोजीशन बनाई है, अब उन्होंने भी अपने आप को स्टैब्लिश किया है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Some visually impaired Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. इन्होंने ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। रविंद्र जैन, इन्होंने भी संगीत प्रभाकर डिग्री ली है फ्रॉम इलाहाबाद। ये बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। लाल आडवाणी, ही हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड, एंड इन्होंने क्या किया है कि जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे उसको यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उस अब रिप्रेजेंट करने के लिए खुद भी उतना कैपेबल होना चाहिए ना, लेकिन खुद वो होके विजुअली इम्पेयर्ड होके खुद को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्रेस किया। ऐसे ही हेलेन ए केलर, एन अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर हैं। इट परहैप्स द मोस्ट वेल नोन इंस्पायर्ड
इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन. शी लॉस्ट हर आई एट द एज ऑफ 18 months ओल्ड. जब वो थी तब उन्होंने अपने विजन लॉस कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बहुत सारी बुक्स लिखी, और इसमें उन्होंने अपनी खुद की भी लाइफ स्टोरी लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903. So this is all about this chapter. I hope you understood it. Read the chapter properly. Thank you.